नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। स्माइल डिजाइनिंग सर्जरी का चलन इन दिनों तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस सर्जरी के चलते हैदराबाद में 28 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस खतरे को इस पूरी घटना ने उजागर कर दिया है। वैसे तो यह सर्जरी बहुत जटिल नहीं मानी जाती, अक्सर लोग इसे कराते हैं, आमतौर पर इसे सेफ भी कहा जाता है, लेकिन इस मामले में एनेस्थीसिया के ओवरडोज को मौत की वजह बताया जा रहा है। अब आज दो सवाल हम पूछेंगे। पहला, क्या वाकई में इस तरह से सर्जिकल इंटरवेंशन से आप अपनी स्माइल को, ये जो एक तरह से आजकल सारी चीजों में कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल, इंटरवेंशन का जो इस्तेमाल, सर्जिकल इंटरवेंशन का इस्तेमाल करने की चलन बढ़ चुकी, क्या इसकी वाकई में किसी को जरूरत है? ये एक दूसरा पहलू हो गया। लेकिन साथ ही साथ में इस तरह से प्रॉपर लाइसेंस के बिना, प्रॉपर स्किल्स के बिना, जो नियम कायदे स्टैब्लिश्ड हैं उनका पालन किए बगैर जो इस तरह की सर्जरीज हो जाती हैं, इन पर लगाम आखिर कैसे लगेगी? आज हम इस पर बहुत खास चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत एक तरह से, अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट आई थी कि किस तरह से चीप डेंटल हॉलीडेज के रूप में भारत का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर अफोर्डेबल डेंटल सर्जरीज और डेंटल के दूसरे इलाज होते हैं। ऐसे में भारत एक तरफ जहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में आगे बढ़ सकता है, उसी तरह से इस तरह की लापरवाहियाँ भारत में इस बढ़ते हुए सेक्टर के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाती हैं। क्या करना चाहिए, हर एस्पेक्ट से करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं। अच्छी मुस्कान भला कौन नहीं चाहता। आकर्षक मुस्कान के लिए खासकर यूथ स्माइल डिजाइनिंग सर्जरी का खूब सहारा ले रहे हैं। ये सर्जरी महज चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होती है। इसे नहीं कराए तो भी सेहत पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये सर्जरी मौत की वजह भी बन सकती है? चौंकी नहीं। दरअसल हैदराबाद में 28 साल के युवक लक्ष्मी नारायण ने अपनी मुस्कान में पैनापन लाने के लिए स्माइल डिजाइनिंग सर्जरी का सहारा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बिखरने से पहले ही उसके घर वालों के चेहरे पर मातम छा गया। इस सर्जरी के चलते उनकी मौत हो गई। 1 महीने बाद ही लक्ष्मी नारायण की शादी होने वाली थी। सवाल उठता है कि क्या स्माइल डिजाइनिंग सर्जरी इतनी जटिल और जोखिम होती है जो लक्ष्मी नारायण की मौत की वजह बन गई? एक्सपर्ट कहते हैं कि सर्जरी जटिल नहीं होती, लेकिन इसके प्रोसेस में खासकर एनेस्थीसिया के डोज को लेकर सचेत रहने की जरूरत होती है। लक्ष्मी नारायण के घर वालों का आरोप है कि एफएमएस इंटरनेशनल डेंटल क्लिनिक की ओर से एनेस्थीसिया की डोज को लेकर बड़ी लापरवाही हुई और एनेस्थीसिया के कथित ओवरडोज के चलते लक्ष्मी नारायण की मौत हुई। दरअसल स्माइल डिजाइनिंग सर्जरी के प्रोसीजर में लोकल और जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। किस व्यक्ति को एनेस्थीसिया की कितनी डोज देनी है, ये एनेस्थीसिया एक्सपर्ट यानी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट तय करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया सर्जरी से पहले नींद में लाने और दर्द महसूस होने से रोकने के लिए दी जाती है। वहीं लोकल एनेस्थीसिया शरीर के किसी एक हिस्से को सुन्न करने के लिए दी जाती है। लेकिन सर्जरी करने वाले डॉक्टरों की टीम में कुशल और अनुभवी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का होना बेहद जरूरी है। ऐसे में एनेस्थीसिया देने में थोड़ी भी चूक मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है। अब समझते हैं कि आखिर क्या है स्माइल डिजाइनिंग सर्जरी। दरअसल स्माइल डिजाइन एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है जिसमें डेंटल सर्जरी प्रोसीजर को अपनाया जाता है। इस तरह की सर्जरी का ज्यादातर इस्तेमाल टेढ़े मेढ़े दांतों की बनावट को एक सीध में करने के लिए होता है। इसके चलते दांतों के दाग धब्बे और पीलापन भी गायब हो जाता है। ऐसा होने से मुस्कान अपने आप बेहतर हो जाती है। लेकिन कई बार इस सर्जरी में चेहरे के कुछ दूसरे हिस्सों जैसे कि गाल और होठ की बनावट में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है। फिलहाल तो हैदराबाद में हुई मौत के मामले में भी अगर एनेस्थीसिया संबंधी लापरवाही नहीं बरती जाती और उन्हें एनेस्थीसिया का सही डोज लगता तो शायद लक्ष्मी नारायण एक खूबसूरत मुस्कान के साथ हमारे बीच होते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ है। डॉक्टर आशीष कक्कड़ हमारे साथ हैं, सीनियर डेंटल सर्जन हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत उनका स्वागत हम करेंगे बाद में। फिलहाल हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे साथ हैं, सेलिब्रिटी कॉस्मेटिक सर्जन हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपाली आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ डॉक्टर चीनू अग्रवाल हैं, साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर हैं फीलिंग माइंड्स की, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल आपका भी मैम।
मैं सबसे पहले डॉक्टर दीपाली आप ही के पास आ रहा हूँ मैम। और ये जब खबर आपने सुनी, आपसे हमने इस तरह के केसेस पे बहुत पहले भी चर्चा की है, काफ़ी अरसे से हम लोग बात कर रहे हैं इस पे। इस बार इतनी बड़ी लापरवाही उभर कर सामने आई है, और जब मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसके बाद किस तरह से उसका मजाक भी उड़ाया जा रहा था। एक दो केस और आए हैं जिनके कट्स वगैरह लग गए हैं। ये इस तरह के जब लापरवाही वाले वाकये हमारे सामने आते हैं, पहला ख्याल क्या आता है मन में? क्या रीज़न है? कोई भी बिना किसी एक प्रॉपर ऑथेंटिक मेडिकल हिस्ट्री के कुछ भी सर्जिकल इंटरवेंशंस कर दे रहा है, क्या कहेंगी मैम इस पे? दीपक, मुझे सबसे पहले ऐसी न्यूज़ पे इतना दुख होता है, गुस्सा आता है, और मुझे ये नहीं समझ आता कि इसमें हम ब्लेम किसको करें। इसमें कहीं मैं अपने आप सरकार को भी ब्लेम करती हूँ, कहीं मैं वो क्लाइंट को भी ब्लेम करती हूँ जो मरीज़ बन के ऐसे सेंटर में जाते हैं। कि जनरली जो लोग जाते हैं वो पढ़े लिखे तर्क के भी होते हैं। इस बच्चे की, यंग बच्चे की जिसकी मौत हुई, उसकी शादी होने वाली थी कुछ महीनों में, जैसे हमने पढ़ा, तो पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म। मतलब पूरी फैमिली भी क्या सोचेगी। और कॉस्मेटिक सर्जरीज, जिस सर्जरी के लिए गया, इतनी मामूली, इतनी इजी, अगर कोई ट्रेंड डॉक्टर करे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर सर्जन होते हुए नहीं, मगर मैं मानती हूँ कि भारत देश के डॉक्टर सबसे आगे होते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा मरीज देखते हैं, तो एक एक्सेस पॉपुलेशन का हमें फ़ायदा मिलता है। मगर कहीं जाके प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां नॉन डॉक्टर होता है, एनेस्थीसिया नहीं होता, प्लेन सर्जन प्लास्टिक सर्जरी करना चाहता है, प्लेन डेंटिस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करना चाहता है बिना एनेस्थेटिस्ट के, बिना बैकअप के। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और हमारी सरकार चुप है। इस तरह की मौतें नॉन स्टॉप होती जा रही हैं हर कुछ महीनों में। अभी हेयर ट्रांसप्लांट से ही 3 डेथ्स हो चुकी हैं कोविड के बाद, जो डॉक्यूमेंट हुई हैं इतने मामूली प्रोसीजर में। तो सरकार को भी कहीं आगे आके कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए कि जो भी क्लिनिक्स में अनरेगुलेटेड वे इस तरह का हो रहा है, इमरजेंसी किट नहीं है, हॉस्पिटल के साथ टाई अप नहीं है, इस तरह की इमरजेंसी हैंडल करने की सिचुएशन नहीं है, तो उन लोगों को इस तरह की ट्रीटमेंट करने अलाउड नहीं होने चाहिए। दिस इज कंप्लीटली इलीगल। सवाल यही है मैम कि इस तरह के जब वाकये सामने आते हैं, जब दुखद मौत हो जाती है, उसके बाद अचानक से पूरा समाज जागने लगता है, सब जगह खबरें आ जाती है। लेकिन जब इस तरह के लोग, इस तरह के लापरवाह लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस दौरान छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती होंगी लोगों में, लेकिन वो अनरिपोर्टेड रह जाती हैं, क्योंकि लोग इसे अपनी किस्मत समझकर, या जैसा होता है ना कि कोई प्रोडक्ट आपने लिया और वो खाली निकला, तो बहुत हर कोई तो जाता नहीं है कंज्यूमर फोरम में, हर कोई इसको अपनी किस्मत समझकर छोड़ देता है। इसी तरह से ये होता है। लेकिन ये ट्रेंड क्या है, थोड़ा सा मैं इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी समझना चाह रहा था, इसीलिए हमने आज हमारे साथ डॉक्टर चीनू अग्रवाल को भी आमंत्रित किया है। मैम थोड़ा सा बताएं, ये देखिए व्यक्तिगत रूप से कोई कितना, उसका व्यक्तिगत एक फैसला होता है और हर किसी को अधिकार होता है कि वो अपने को हमेशा एक बेस्ट फॉर्म में रखे। लेकिन क्या हम ये बेस्ट फॉर्म में दिखने की, मैं देख रहा हूं ये कॉस्मेटिक सर्जरी और ये व्यक्तिगत फैसले से ज्यादा ये समाज की देखा देखी वाला एक फैसला मुझे ज्यादा लगने लगा है। थोड़ा सा इस एस्पेक्ट को भी मैं छूना चाह रहा था, तो इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर चीनू अग्रवाल? जी दीपक जी, हमारे यहाँ इस जो सोशल मीडिया और इसका जो इन्फ्लुएंस है, ये घातक हो चुका है। और जिन चीजों की अभी हम बात कर रहे थे कि सर्जरीज अनट्रेन लोग कर रहे हैं या ये सब हो रहा है और इसके लिए सरकार के रेगुलेशन जरूरी है, आपका सवाल का आंसर देने से पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ऐड करना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ ना हमारे पास कोई जागरूकता है, ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ना कोई पॉलिसी है, ना हमें ये पता है कि हमें जो चीज जिसके थ्रू हम गुजर रहे हैं वो कोई मानसिक कष्ट भी हो सकता है। यहाँ पर ये जो फिजिकल अपीयरेंस से को लेकर ऑब्सेशन की आप बात कर रहे हैं, जो इतना रैम्पेंट हमें दिख रहा है, इट कैन बी अ डायग्नोजेबल एंड ट्रीटेबल डिसऑर्डर, जिसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं। किसी ने सुना भी नहीं होगा इसके बारे में, और कितने सारे लोग, आप ताज्जुब करेंगे, 2.4% ऑफ द पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम इट।
ये टीनेज और एडोलेसेंस में चालू हो जाता है, जहां पर हम अपने अपीयरेंस को लेकर इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। दिन में कई बार हम शीशे में अपने आप को देखते हैं, फिर हम अपने पुरानी पिक्चर्स से अपनी अभी की पिक्चर्स को कंपेयर करते हैं। सेल्फी लेने का जो चलन है, बार बार हर एंगल से एक परफेक्ट सेल्फी जब तक नहीं आ जाए, 50 बार हम सेल्फी लेते हैं, फिर हम उसको पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में हम बार बार चेक करते रहते हैं कि हमको लाइक मिले या नहीं मिले। जब लाइक नहीं मिलते तो हम उदास हो जाते हैं, जिसको हम आजकल फेसबुक डिप्रेशन के नाम से, जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है। जी, तो ये जो ऑब्सेशन है फिजिकल एब्सोल्युटली मैम। अपीयरेंस को लेके कहाँ तक पहुंच गया है, इसका हमें आइडिया थोड़ा भी सा नहीं। इसका आइडिया और रेंज हमें इस पूरे मुद्दे में देखने को मिलती है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, कुछ लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है। हम इस बात को भी मानते हैं कि किसी भी तरह का कोई कॉस्मेटिक इंटरवेंशन हो, वो एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी देता होगा। हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, और शायद ये पॉजिटिवली इंपैक्ट करता होगा उनके मेंटल वेलबींग पर। लेकिन इसके साथ साथ जो आप प्रोसीजर्स अपना रहे हैं बिना प्रोफेशनल्स को कंसल्ट किए हुए, या जो भी प्रोफेशनल्स आपको देखा देखी दुनिया में आप गए, अब इस केस में, हैदराबाद वाले केस में आप गए, किसी के पास भी चले गए, आपने नहीं देखा कि किस तरह के प्रोफेशनल्स हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, तो आपको एक अनसिक्योर माहौल मिल रहा है। अनरियलिस्टिक शायद एक्सपेक्टेशंस ना हो, लेकिन शायद आपको पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आपको मदद नहीं की गई। इसीलिए मैं इस होड़ की बात कर रहा हूं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष कक्कड़ साहब भी जुड़ चुके हैं, सीनियर डेंटल सर्जन है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कक्कड़ आपका। ये जो पर्टिकुलर केस हुआ है सर, मैं अगेन डॉक्टर दीपाली से भी मेरी बात हो रही थी, हेयर ट्रांसप्लांट अचानक से इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लोगों की मौत तक हो जाती है जो रिपोर्टेड है। ये डेंटल जो इंटरवेंशंस हैं, स्माइल अच्छी करनी है साहब, आपको अच्छा दिखना है, लेकिन किन लोगों के हाथ में आप अपनी जान दे रहे हैं, ये शायद अभी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी और आप लोग सबकी तरफ से फैमिली को कंडोलेंसेस देना चाहूंगा कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट ये हुआ है जो हुआ है। एंड इसके अंदर अब कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या गलती किसकी है, बिकॉज जो रिपोर्ट हॉस्पिटल ने भेजी है और जो उस डेंटिस्ट ने वहां से भेजी है, उसमें साफ उन्होंने लिखा है कि द अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया वाज यूज्ड, जो यूज किया गया था वो लिमिट के बहुत नीचे था। लोकल एनेस्थीसिया एक ऐसी चीज है जो काफी सेफ है यूजेज के लिए, ऐसा उसका सेंचुरी से यूज है, और उसकी एलर्जीज जो या उसका साइड इफेक्ट्स, हार्मफुल साइड इफेक्ट्स ऑफ डेथ होना, 10 लाख के पेशेंट में 1 या 2 डेथ रिपोर्टेड है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये किसी मरीज के साथ हुआ। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट काफी लंबा था इसमें। उसकी वजह से हो सकता है कि पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसी हो जो कहीं से मिस हो गई हो, और कई बार हमने ये भी देखा है कि पेशेंट अपनी मेडिकल हिस्ट्री पूरी अपने डॉक्टर को नहीं देते हैं, और कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है या कुछ होता है, उसके बाद वो बताते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपसे आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया है डॉक्टर साहब, और मैं अपने तीनों मेहमानों के सामने और अपने दर्शकों के साथ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन में शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले अभी हमारी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, एक व्यक्ति थे जिनको एक सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता थी। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वो कहते हैं साहब हमारे जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हैं वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम अभी सर्जरी नहीं कर सकते, और वो जब आएंगे हम तभी करेंगे। वो बिल्कुल इस बात पर डिगे रहे, अड़े रहे। फैमिली जो है बहुत फोर्स करती रहेगी, नहीं इनको तुरंत आवश्यकता है सर्जरी की, तुरंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा नहीं, जब तक एनेस्थीसिया वाले नहीं आएंगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बिना नहीं होगा, हम उनके जूनियर से नहीं करा सकते। हम उनको लेकर तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे बैठे थे कि साहब हो जाएगा, आप ले आओ, आप हो जाएगा, अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मेरा सवाल ये है सर कि एनेस्थीसिया देने का ये जो मामला है, क्या ये जो गली गली मोहल्लों मोहल्लों में इस तरह से क्लिनिक्स खुल गए हैं, जिसका डॉक्टर दीपाली ने भी जिक्र किया है, क्या वहां पर इतनी लापरवाही है कि उनको जान की कोई परवाह नहीं है? आप बस ले आइए एनेस्थीसिया, तो अगर डॉक्टर नहीं देगा तो कंपाउंडर दे देगा, वो नहीं देगा तो फार्मासिस्ट दे देगा, वो नहीं देगा तो कोई और दे देगा। आई एम सॉरी टू से, बट इस तरह के मामले रिपोर्ट हुए हैं।
सर देखिए, हर प्रोफेशन में हमने देखा है कि कुछ ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। दैट डजंट मीन कि द प्रोफेशन जनरलाइज कि भाई सारे ही ऐसे हैं। अब कुछ लोग खराब एलिमेंट्स हर प्रोफेशन में होते हैं और जो रूल्स नहीं फॉलो करते हैं। ये कहने के बाद मैं आप ही की बात को दोहराना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अगर आपको सरकारी अस्पताल में वो फैसिलिटी नहीं मिली तो ये बर्डन फिर किस पे जाता है? ये बर्डन प्राइवेट सेक्टर पे जाता है। और प्राइवेट सेक्टर इतना डिसऑर्गेनाइज्ड है, एक्सेप्ट फॉर सम बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, कि इतना डिसऑर्गेनाइज्ड कि उसको रेगुलेशन में लाना बहुत मुश्किल है। नंबर 1। नंबर 2, उसके सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी हमें देखने चाहिए। अब पेशेंट जो है वो बीमार है, उसकी सर्जरी होनी है, मरता क्या ना करता, वो जाएगा, फिर करेगा, अपना काम कराएगा। इसका ये कहने का मतलब ये कि एनेस्थीसिया कोई कंपाउंडर देगा, वहां भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। बिकॉज जब तक आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको उस हॉस्पिटल में कोई पोजीशन नहीं मिल सकती है। नंबर 1। विलेजेस का कहना मुश्किल है, बट एटलीस्ट शहरों में ये सिस्टम जरूर हमने देखा है कि you have to completely come with the guidelines of either the Dental Council or the Medical Council of India। तो वो कहना कि भाई कि कोई अनक्वालिफाइड पर्सन देना, ये मेरे हिसाब से गलत होगा। तो मैं ये जरूर रिएटरेट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कुछ फ्लॉ है, जहां जो चीज हम मिस कर जाते हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट के साथ कोई खराब आउटकम हो, क्योंकि वो चाहेगा कि उसका पेशेंट ठीक हो। ठीक, लेकिन अगर पेशेंट ही अपना आपको हिस्ट्री नहीं दे रहा है, आपको बता नहीं रहा है कि क्या दवा खाई है, उसके दिमाग में तनाव होगा, हो सकता है क्योंकि उसकी शादी थी 3-4 दिन के बाद। नहीं, बट सर, इसमें ऐसा लगता है, डॉक्टर साहब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ऐसा लगता है, देखिए ऐसा लगता है कि इस तरह के क्लिनिक्स में अगर आप जाते हैं ना, तो आपके लिए वो ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हाई बीपी वाले हैं, आप जरा सरकारी हॉस्पिटल चल जाइए या बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाइए, अगर आप हाई बीपी वाले हैं वो 50 सवाल आपसे पूछेंगे। एक छोटा सा अगर आपका दांत भी निकालना है, जो बहुत अच्छे आप जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो 50 चीजें पूछते हैं, छोटे छोटे इस तरह के, उसमें उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आपने बताया तो बताया, वरना वो खुद ही बोल देता है डॉक्टर, अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो। माहौल ऐसा बनाया जाता है कि आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं दी जाती और आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में कोई मदद नहीं की जाती, उल्टा आपको एक तरह से ठगा जाता है। वहां पर इस तरह की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दीपाली, अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने बात की कि गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए इस तरह के मामलों में, जो शायद हो नहीं पा रहा है। मैम, कुछ टेक अवेज देते हैं ये एजेंसीज को, गवर्नमेंट को, जो बैठे हुए तंत्र में, सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, कि जाग जाइए, आपकी नाक के नीचे कब तक ये सब होता रहेगा? देखिए, हर प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, हर प्रोफेशन में ब्लैक शीप होते हैं। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा और ज़रूरत यही है, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना देने चाहिए। एडवर्टिजमेंट पे भी, मेरा क्लिनिक पे मेरे पास हर महीने कोई ना कोई ऐसा पेशेंट आता है जो बिल्कुल गोरा होने के लिए कुछ भी कर सकता है, कितने भी पैसे खर्च सकता है, और मुझे उसको समझाना होता है कि वो गोरा नहीं हो सकता इस जन्म में। लोग ऐश्वर्या राय जैसे गोरा होना चाहते हैं, शाहरुख खान जैसे बाल उस उम्र में रखना चाहते हैं, उसकी जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो कुछ भी करते हैं। सो अब बॉलीवुड को हम नहीं रोकेंगे, बॉलीवुड मैं भी एंजॉय करती हूँ, शायद आप भी करते होंगे दीपक जी। मगर सरकार को ये क्लिनिक्स पे एक तरह की रोक लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना हमारा देश बहुत ज्यादा पीछे जाता रहेगा। कहीं हम अपने आप को वैक्सीन प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड बता रहे हैं, दूसरी तरफ मैं ये मानती हूँ कि वी आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम सबसे ज्यादा मरीज देखते हैं। नॉट बीइंग एरोगेंट प्रोफेशनली, बट वाकई में हम लोग बीमारी देखते ही पकड़ लेते हैं। इंडियन डॉक्टर्स जिन्होंने इंडिया में पढ़ाई करी है, काम किया है 4-5 साल, मतलब मेजॉरिटी केसेस में। मगर हम डॉक्टर्स के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे क्लिनिक पे काम कर जाते हैं, जो डॉक्टर को भी कहीं पता होता है कि ये थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड है, इसके पास एनेस्थीसिया नहीं है, या चेकअप नहीं हुआ, या जनरल एनेस्थीसिया से पहले ब्लड टेस्ट नहीं हुए, या इमरजेंसी किट नहीं है, या CPR मशीन नहीं है। इससे यंग युवकों की डेथ की वजह से सोचिए कितना चलबुली, कितना दुख, कैसा अजीब सा एहसास हो जाता है। कुछ मरीज मेरी भी इज्जत कम करेंगे, जो आएंगे वो देखेंगे कि ये डॉक्टर ऐसी हो सकती है। तो मुझे बहुत अंदर से बुरा लगता है इस टॉपिक पे, मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ। और मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। जैसे सीबीआई के छापे पड़ते हैं, ईडी के छापे हम सुनते हैं, डॉक्टर्स पे भी आप छापे करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है जो डॉक्टर्स ठीक काम करते हैं, ताकि हमें भी अपने प्रोफेशन में वो व्हाइट कॉलर फीलिंग आए। एब्सोल्युटली, कम से कम इस तरह के इंसिडेंसेस के बाद, एब्सोल्युटली मैम, और इस तरह के वाक्यों के बाद कम से कम आप एक स्क्रूटनी, एक ड्राइव तो चला ही सकते हैं ना कि भाई कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है। ठीक है, अब होती हैं गलतियां, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में जाइए, वहां पे भी मानव बैठा हुआ है, इंसान बैठा हुआ है। मानवीय गलतियां होने की संभावनाएं हमेशा रहेंगी, अनंत काल से थी और आगे भी रहेंगी, लेकिन इसी बहाने कम से कम उनकी क्वालिफिकेशंस तो देख लीजिए, नंबर 1। दूसरा, वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों को, वो जो अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस कर रहे हैं, खास तौर से जो ऐसी चीजों के लिए जो कि क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी हेल्थ स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपकी सर्जरी, ये कॉस्मेटिक इंटरवेंशंस आते हैं, उसमें आपकी बाकी, कम से कम वो तो देख लीजिए वादा क्या कर रहे हैं। हो सकता है वादे के झांसे में आया हो। और जो आपने कहा कि मुझे गोरा होना है, मैं तो कहता हूं सरकार को रूल छोड़िए, समाज को हमें चेंज करना पड़ेगा पहले। और मैं थोड़ा सा इसीलिए डॉक्टर चीनू, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो मैम दीपाली मैम ने बड़ी अच्छी बात बोली, साहब मुझे गोरा होना है, अब उसके मन में ये भाव कहां से आ रहा है, जबकि कोई आज की डेट में सबके सब मैच्योर हो चुके हैं, कलर के बेसिस पे ये दुनिया अब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है, हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हम फंसे हुए हैं गोरे और काले में। जो सुंदर है वो गोरा है, जिसकी स्माइल बहुत अच्छी है वही इस दुनिया में राज करेगा, लोगों के बीच में वही अपनी जगह बना पाएगा। तो ये जो छोटे छोटे मानसिक अवरोध हैं, इनको बढ़ावा देते हैं इस तरह के क्लिनिक्स, तो ये समाज कब मैच्योर होगा मैम, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? भाई, लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, पर हम करते हैं। हम भारतीय आज भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मुझसे पूछिए, मेरा खुद का रंग सांवला है, मुझे पूरा बचपन ये सुनना पड़ा कि इससे कौन शादी करेगा, ऐसी काली लड़की से कौन शादी करेगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में है, बरकरार है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए मानसिक जागरूकता अभियान, पूरे कल्चर को बदलने के लिए हमें पहले अवेयरनेस कैंपेन्स करने पड़ेंगे कि भाई फिजिकल अपीयरेंस एक हद तक, एक लिमिट तक हम उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ऑब्सेशन की हद तक नहीं, डिसऑर्डर की हद तक नहीं। और ये जो परफेक्ट स्माइल, परफेक्ट कलर, परफेक्ट कॉम्प्लेक्शन, परफेक्ट फिगर का ये जो हमारा आग्रह है, हमारा जो हमारी मांग है, हमारी डिमांड है, ये कभी पूरी नहीं होगी। जैसे डॉक्टर दीपाली ने कहा, एब्सोल्युटली मैम, कभी बहुत अच्छी बातें मैम हो रही हैं यहाँ पे। सॉरी मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बातें और हों, हम करते आए हैं, इस पर आगे भी होनी चाहिए, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन एक बहुत बहुत सिंपल सा, डॉक्टर आशीष, बहुत ही संक्षेप में, अभी भी अब ये चीज़ें रहेंगी सर आगे, ये एक अलग विषय है कि समाज कब जागृत होगा, उसमें समाज क्या करेगा, डॉक्टर्स क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, सरकार क्या करेंगे, लेकिन अभी भी एक आम व्यक्ति जो इस तरह के कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह कराना चाह रहा है, उसको बेसिक क्या ध्यान में रखना चाहिए? पोस्टर देख लिया चले गए नहीं, बेसिक्स क्या ध्यान रखें, क्या चेक करें, क्वालिफिकेशन चेक करें, क्या चेक करें, कुछ बताइए सर, एक आम आदमी के लिए कुछ टिप्स। देखिए दीपक जी, आजकल की लाइफ जो है और इतनी चेंज हो चुकी है कि सोशल मीडिया से इतना प्रेशर है, जैसे पहले भी डिस्कस किया गया, कोई भी आजकल लड़का या लड़की जो देखता है सोशल मीडिया में, वो यूट्यूब वीडियो देख के वही लेके चले जाता है डॉक्टर के पास। सो ही हैज टू चेक द क्वालिफिकेशन। नंबर 1, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आदमी आपके ऊपर ये सर्जरी या कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, क्या वो इस चीज के लिए क्वालिफाइड है, नंबर 1। नंबर 2, क्या उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, उसके पास बैकअप है कि कल को अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसके पास अपना एम्बुलेटरी किट है और इमरजेंसी किट अवेलेबल है, क्या उसके पास एड्रेनलिन इंजेक्शंस या डेकाड्रॉन इंजेक्शंस अवेलेबल हैं क्लिनिक में, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। एक सिंपल फोन कॉल, एम्बुलेंस को कॉल करने से आप अपना उत्तरदायित्व किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत चीजें जरूरी है और इसमें रेगुलेटरी का बहुत बड़ा एक रोल आता है, जो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि नेशनल डेंटल रजिस्टर बन रहा है, उसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल उस रजिस्टर पर जाकर उस आदमी की क्वालिफिकेशन देख सकता है कि लास्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन उस डॉक्टर ने कब लिया था। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग अपनी डॉक्टरी की डिग्री खत्म करते हैं, उसके बाद कभी पढ़ाई नहीं करते।
सही बात। So you have to completely and Absolutely. constantly update yourself. तो बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बोला डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी अगेन, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं छोटा सा इसमें जोड़ रहा हूँ दर्शकों को कि डॉक्टर साहब जो बोल रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट है। इस केस में 4 घंटे तक सर्जरी होती है, 4 घंटे बाद फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है कि साहब आप ले जाइए, हमारे बस का नहीं है, और फिर उनको अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर उनको डेड डिक्लेयर किया जाता है। इतनी बड़ी क्लिनिक आपने खोली हुई है, इतने बड़े बड़े आपने ख्वाब दिखा दिए, और आपके पास कोई ऐसे मेजर नहीं थे कि जो आपको इस तरह के जो सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस होती है या डेंजरस सिचुएशन में आपको जो बैकअप रखना चाहिए था वो भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी, तब आप जाइए। और हाँ, बतौर सोसाइटी, बतौर इंडिविजुअल, बतौर समाज, हम सबको मैच्योर होना भी बहुत ज़रूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष, थैंक यू सो मच। डॉक्टर दीपाली, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर चीनू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।